दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक विकास के मोर्चे पर चर्चा का बड़ा केंद्र बन गई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा, दिल्ली और अन्य एनसीआर राज्यों के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एनसीआर का दायरा घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन बैठक संपन्न होने के बाद अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में विकास की बड़ी तस्वीर पर चर्चा हुई। बैठक से पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि क्या एनसीआर का दायरा 100 किलोमीटर तक सीमित किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो हरियाणा के कई जिले जैसे पानीपत, जींद, चरखी दादरी और करनाल एनसीआर से बाहर हो सकते थे। लेकिन बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल एनसीआर के दायरे में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, यानी सभी मौजूदा जिले अभी एनसीआर का हिस्सा बने रहेंगे। प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। बैठक में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग नीति लागू करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही B6 वाहनों को बढ़ावा देने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए RRTS के साथ दिल्ली एनसीआर के दायरे में आने वाले राज्यों से 4 ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने हेतु सुझाव मांगे गए हैं। जो RRTS के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। हालांकि एनसीआर के भविष्य को लेकर चर्चाएं अभी खत्म नहीं हुई है। बैठक में एनसीआर के 2041 के प्लान पर चर्चा हुई, जिसे फाइनल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वहीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में हो सकती है, जिसमें आगे आने वाले समय में नीतिगत बदलावों पर फिर से विचार संभव है, जिससे ये तय होगा कि एनसीआर का नक्शा कैसे बदलेगा और कैसे विकास को नई रफ्तार दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बैठक में जो कुछ भी खास रहा, जो मंथन किया गया, जो बाहर आया, जो सीएम ने जानकारी दी, आइए उसे लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता के तौर पर है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आएंगे। बीजेपी से शुरुआत कर ले रहे हैं। एनसीआर की सीमा में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। संदीप जी,
सरकार क्या इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है? नमस्कार अनामिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार। देखिए, आज दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड की एक मीटिंग हुई एनसीआरपीबी की। उसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उसमें शामिल हुई। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो हमारे साथ लगते स्टेट हैं, तमाम जानकारी हम रिपोर्ट में दे चुके हैं जी। जो मैं इसमें से निकल कर आया वही बता रहा हूँ। एक मिनट तो उसको लेके चर्चा हुई है। इसमें प्रोजेक्ट में 2041 का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो उसको लेके क्या क्या होगा। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले की इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी। हाँ। कि हरियाणा के इतने जिले उसमें से निकाल दिए गए हैं, संभावनाएं थी, बाकी ऐसा था नहीं। तो अभी जो प्लानिंग हुई है, तो आपस में जो एनसीआर का एक क्षेत्र है उसमें बेहतर कनेक्टिविटी किस तरीके से हो, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरीके से डेवलप हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन सिटीज में आए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहतर स्थिति में आ पाए। हाँ। इन सब चीजों को लेके ये डिस्कस हुआ है। इसके साथ साथ आरआरटीएस जो एक पूरा कॉरिडोर है, उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड नमो सिटी 4 अलग से सिटी बसाई जाए, तो उसको लेके भी राज्यों को प्रस्ताव देने हैं कि कौन से एरिया में, कौन से रीजन में ये ग्रीन फील्ड नमो सिटी है वो डेवलप की जाएगी। तो इन सब चीजों को लेके इस बैठक में बहुत ही अच्छे माहौल में और सकारात्मक दिशा में चर्चा हुई है, और उसका परिणाम, सफल परिणाम आने वाले समय में आप सभी को देखने को मिलेगा। हमने बजट में भी एक घोषणा की थी कि दिल्ली से लेके करनाल तक और दिल्ली से गुड़गांव होते हुए बावल वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये सभी को पता है कि वो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरी की पूरी। हाँ, जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको बोला गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से ज्यादा उद्योग स्थापित हो, और गुड़गांव का तो पता भी है कि लगभग 60 से 65% जो रेवेन्यू हरियाणा के उसमें खजाने में देता है, अकेला गुरुग्राम देता है। तो इसके साथ साथ और भी शहर बसाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के ऊपर डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उन्हीं सब चीजों को लेके आज की मीटिंग हुई थी। पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं संदीप जी, मैं नहीं जा रही, 2 मेहमान और भी हैं, पहले मैं सब पे आपसे बात कर लूं फिर आगे बढ़ूंगी। जैसे 100 किलोमीटर दायरे का मेरा सवाल था सर, प्रस्ताव तो आया था, इसीलिए ये बात हो रही थी कि कहीं घट गया अगर दायरा तो कितना नुकसान होगा। 100 किलोमीटर दायरे को, इसके प्रस्ताव को टालने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहे वो बता दीजिए। नहीं देखो, टालने का कारण कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज की जो संभावनाएं होती है उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके क्या फायदे होंगे, उसके क्या नुकसान होंगे, क्या कम करने से हम कोई और चीज उसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अपनी प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया है कि जो स्थिति पहले थी वही रहेगी, न जींद उसमें से बाहर निकलेगा, न सोनीपत निकलेगा, न पानीपत निकलेगा, न दादरी निकलेगा, न महेंद्रगढ़ का एरिया निकलेगा। नमो सिटी विकसित करने के पीछे विजन क्या है? देखो, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ एक, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत जब 2047 में बने, हमारा हरियाणा 2047 तक विकसित हरियाणा बने, और हमारी जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हरियाणा हो। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी? जब यहाँ पे अलग अलग उद्योग धंधे आएंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत मजबूत होगा, यहाँ पे निवेशक हैं वो निवेश करेंगे, नमो सिटी रोजगार के अवसर पैदा बता रहे हैं जी। नमो सिटी इक्वल्स टू ये सब जो आप बता रहे हैं। हाँ, ओबियस सी बात है कि एक जब सिटी स्पेशल किसी भी चीज को लेके बनाई जाती है तो उसमें हर तरीके की सुविधाएं हों जो निवेशकों को भी पसंद आए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बेहतर रहे। ठीक है, गर्ग साहब सब नोट करते रहिएगा, रजत पंजेता आप भी, मैं इसके बाद आऊंगी तो आप ही लोगों को मौका मिलने वाला है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सर क्या मन बनाया इस बैठक में? देखो, समय समय पे प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं। अभी भी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये कोई आदेश नहीं होता है, सरकार की तरफ से एक अपील की जाती है। सरकार के मुख्य सेवक के तौर पे, हरियाणा के मुख्य सेवक के तौर पे उन्होंने भी अपील की थी
कि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हम उनका यूज करें, और बाकी की जो चीजें हैं कि इंडस्ट्रियल डस्ट एक बड़ी समस्या है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, उसको लेके भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से को लेकर चलाई जा रही है। क्या एक चीज और मैं बताता हूं, अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक पहल की गई ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, कि लगभग 500 के आसपास वो बसें हैं, वो ईवी बसें होंगी। तो ये सब सारी चीजों को जब हम पैमाने पे एक बार लाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रदूषण को लेकर सरकार बहुत सार्थक दिशा में कदम उठा रही है। आपने अरावली की बात की, तो एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। अरावली क्षेत्र में सबसे पहले माननीय मनोहर लाल जी थे, हमारे वन मंत्री थे, एक पेड़ मां के नाम से हमने शुरुआत की, और लाखों की संख्या में हमने अरावली पर्वतमाला में वृक्षारोपण का काम किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए उठाई जा रही हैं, और इसके परिणाम भी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। सर, एक आपने 2041 का जिक्र किया है ना, तो एनसीआर प्लान 2041 से हरियाणा में विकास की गति को किस तरह से नई दिशा मिलेगी, वो थोड़ा समझा दीजिए संक्षेप में। आखिरी सवाल मैं बिल्कुल आपको वही बता रहा हूं अनामिका जी कि 2041 की यहाँ पे बात हुई है, और हमने लक्ष्य रखा 2047 का। विकसित भारत, विकसित हरियाणा कब बनेगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2041 का जो प्लान है, हमने नमो सिटी की बात की, हमने उसमें आपने एक देखा हो ग्रीन फील्ड नमो सिटी की बात की है। इसमें ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी कौन सी है, जो सोलर वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे मतलब कोयले का और बाकी की चीजों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और ग्रीन सिटी में आपको जो प्रदूषण की जिसकी हम चर्चा कर रहे हो, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। अलग अलग निवेशक आएंगे यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, लोगों को अच्छी रोजगार मिलेगा, तो वो सब सारी चीजें उस चीज को ध्यान में कांग्रेस की प्रतिक्रिया। मैडम जी, हरियाणा के विकास के लिए, तरक्की के लिए हमेशा ही कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जहां तक कि एनसीआर का जो मुद्दा बना कि दायरा घटाने का, दायरा घटाने की बजाय ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि दायरा घटाने की बात तो आनी नहीं चाहिए, जबकि दायरा विकास के लिए बढ़ाने की जरूरत है, ना कि घटाने की जरूरत है। जहां तक मेरे साथी ने कहा भाई इंडस्ट्री डोर, और मैं बताना चाहता हूं इनका इंडस्ट्री डोर तो ऐसा है कि बहादुरगढ़ बिल्कुल दिल्ली के साथ है, और फुटवेयर का हब है अपने बहादुरगढ़ में। कांग्रेस के समय में फुटवेयर का हब बना था, आज वहां पर अनेकों उद्योग पलायन कर गए। पानीपत के अंदर टेक्सटाइल का हब है। मैं याद दिला देता हूं मेरे साथी को, छोटे मोटे दुनिया भर के उद्योग पानीपत के अंदर टेक्सटाइल की दुकान, फैक्ट्रियां जो थी, कंबल की थी, सूत की थी, धागे की थी, अनेकों उद्योग वहां बंद हुए हैं। और जहां तक कि यमुनानगर में भी वहां पे प्लाईवुड का हब है, वहां की हालात आप देख लीजिए, वहां का हालात क्या है। हम चाहते हैं हरियाणा में विकास कार्य हो, विकास कार्य करवाए। जहां तक कि मनोहर लाल खट्टर जी, उनका भी 2 बार हरियाणा के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और आज उनकी अध्यक्षता में ही मीटिंग हो रही थी। तो मैं बताना चाहता हूं मनोहर लाल जी को भी हरियाणा की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हरियाणा पहले से ज्यादा तरक्की कर सके, हरियाणा में ज्यादा विकास कार्य हो। उसके विकास के नाम पे पहले यहाँ पिछड़ता जा रहा है, लगातार पिछड़ता जा रहा है। हम तो चाहते हैं हरियाणा में विकास हो, चाहे एनसीआर के नाम पर। बजरंग दास जी, क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि एनसीआर विकास के नाम पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार महज घोषणाएं कर रही है, काम नहीं हो रहा? ये बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छा सवाल किया मेरे से। एनसीआर का एक बेल्ट आपके सामने, रोहतक भी एनसीआर में, बहादुरगढ़ भी, सोनीपत भी, पानीपत भी, इस अपना जींद भी, कितना विकास हुआ आप आंकड़े निकालो। जींद का देख लीजिए, सोनीपत का देख लीजिए, जहां तक कि आप और इलाका का देख लीजिए, मतलब बहादुरगढ़ का देख लीजिए। मैं कहता हूं ये एनसीआर का मतलब, ये जो एनसीआर जो बेल्ट होती है, जो केंद्र सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिलती। वो हमारी कमजोरी, हरियाणा सरकार की कमजोरी है। हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार का हाथ पकड़कर काम एक सवाल और पूछ लेती हूँ सर,
2041 का जो जिक्र किया है और उसके तहत जिन प्लान का जिक्र कर रही है सरकार, जो सामने आया है, उसमें किन सुधारों की आप मांग करते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है, क्या शामिल किया जाए? देखिए, जहां तक हरियाणा का विकास किसी भी राज्य की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है, और जहां तक कि हरियाणा के अंदर, इनके राज के अंदर आप आंकड़ा निकाल सकते हो, छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 60-65% बंद हो गए। गांव के स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, हैंडलूम के थे, अपने कूलर के, निवार के, पंखे के, मतलब ये बेकरी की फैक्ट्रियां थी, तेल की, साबुन की, दुनिया भर की फैक्ट्रियां थी, नवा पलंग की फैक्ट्रियां थी। आजकल कहाँ है? गांवों के अंदर नमकीन, बेकरी, बुकरी का सामान, पापड़, बड़ी सब बनते थे। आजकल कहाँ है? वो है उद्योग ही खत्म हो गए। क्यों? वहां लाखों लोगों को गांव स्तर के ऊपर, महिला माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण गांव स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। और हम चाहते हैं भाई सरकार के माध्यम से यहाँ उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, ताकि लाखों युवा बेरोजगार। ठीक है, रजत पंजेटा, ठीक है, बजरंग दास जी हो गया। उनको रजत पंजेटा, क्या एनसीआर क्षेत्रों को वास्तव में विकास का लाभ मिला है? जी बिल्कुल नहीं। जहाँ तक विकास का लाभ की बात करते हैं आप, और जिस हिसाब से खासकर जो जींद, बिगानी का एरिया है या करनाल का एरिया है, मुझे नहीं लगता है इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई विकास के कार्य हुए हैं। और अगर आप वैसे भी देखें तो पिछले, मतलब आप लंबे समय से ये मानकर चलिए कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होती है, वो $28 बिलियन से पिछले साल $1 बिलियन पे रह गई टिकट पे। मतलब इतना पैसा जो है वो निवेश, फॉरेन का जो निवेश आना तो बड़ी दूर की बात है, पूरे हिंदुस्तान से इतना पैसा निकाल लिया गया था। अब थोड़ी सी इतनी भी तो स्थिति बेहतर नहीं है कि 28 बिलियन के आसपास, 20 के आसपास या 15 के आसपास कोई एफडीआई के अंदर जो निवेश है वो वापस आया हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा सिंगल डिजिट के अंदर ही निवेश है, बल्कि ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा का कोई, हम जीएसडीपी के मामले में टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आते, और हरियाणा कोई पर कैपिटा में भी कोई टॉप 5 में भी नहीं आता। हाँ। और जहां तक अभी 2-3 बातें हो रही थी, ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसी पे आ रही थी, मेरा सवाल ले लीजिए पोल्यूशन पर बोलने से पहले। क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन या फिर ट्रैफिक जैसी समस्याओं पे हरियाणा सरकार की नीति कारगर है? देखिए, जहां तक आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आए दिन इंटरनेशनल बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जो दुनिया की जो सिटीज की है वो पोल्यूशन के आंकड़े देने का काम करती है। मतलब आप हैरान भी मानेंगे कि पोल्यूशन के मामले में हरियाणा के मतलब बहुत से शहर हैं जो बहुत ज्यादा, उनका जो है AQI लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, चाहे PMI है। मतलब फेल है सरकार, फेल है ना। हाँ, पोल्यूशन के, बल्कि उन्होंने तो वर्ल्ड बैंक से, आपको मैं बताऊं, लोन भी लिया है हजारों करोड़ का, सिर्फ पर्यावरण के और पोल्यूशन के लिए। जबकि मुझे एक बात का ये उत्तर दें कि आपके पास गांव में तो बिजली देने को नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे मीम्स बने हुए हैं इतने ज्यादा कि मतलब आप जो करंट सिनेरियो है उस पर हम विपक्ष से बात कर रहे थे। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि हम नमो सिटी विकसित करने को लेकर विजन बना रहे हैं, तमाम तरीके की जो नई तैयारियां है उसे लेकर बहुत ही स्पीडी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। 2041 का दावा पेश कर रही है, तो देखना होगा कि ये दावे धरातल पर हकीकत का रूप कब ले पाएंगे। सर, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर और बात करना, लेकिन वाइंड अप की कमांड लगातार मिल रही है, मुझे खत्म करना पड़ेगा। और इसी के साथ आगे जरूर इस पर हम बात कर सकते हैं। फिलहाल अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।